अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज भी जनाब एक ऐसा ही मौजू हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज का मौजू है हमारी रोज़मर्रा के मसाइल के हवाले से और उनमें ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के किरदार के बारे में आज के प्रोग्राम में या आगाज़ में बात करनी है। हम आए दिन कोई ना कोई नई ईजाद या फिर साइंसी तरक्की देखते हैं और जल्द या बदेर इन चीज़ों तक हमारी रसाई भी हो जाती है, मगर सवाल ये है कि क्या हम इन चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल कर भी रहे हैं या फिर हम टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कहीं खो तो नहीं गए। आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात क्या हो सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कैसे कायम रख सकते हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी के फ़वाइद की बात है, अगर हम एक नज़र डालें तो साफ ज़ाहिर होता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत हद तक आसान बना दिया है। कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे हर काम की इंफॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हमें ला के खड़ा कर देती है। आज हम किसी भी मौजू पर अगर हमने रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है, हम वो कर सकते हैं। घर बैठे हम दुनिया की यूनिवर्सिटी से लेक्चर्स देख सकते हैं और वो तमाम तर मालूमात हासिल कर सकते हैं जो पहले शायद सालों में मिला करती थी। इसी तरह देखा जाए तो सेहत के मैदान में जदीद तिब्बी आलात और ऑनलाइन मुशावरत जैसी चीज़ों की बदौलत बेहद तरक्की हो चुकी है। तालीम हो, तफरीह हो, खेल कूद हो या इल्म हुनर हो या फिर कारोबार हो, गो चाहे तो वो दुनिया का कोई ही क्यों मैदान ना हो, बेहतरी तो आई ज़रूर है। मगर बात सिर्फ एक ही पहलू की बजाय हम मुनासिब नहीं है कि सिर्फ एक ही पहलू की बात की जाए, क्योंकि हर सिक्के के दो रुख होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, जिसने हमें फ़ायदे पहुँचाए हैं, वहाँ कुछ नुकसानात भी हुए हैं और हमारा आज का जो पैगाम है आपको उन्हीं नुकसानात के मुतालिक आगाह करना भी है। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हम टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारी ज़िंदगियों का हर पहलू इसके गिर्द ही घूमने लगा है। मोबाइल फ़ोन्स देख लें, सोशल मीडिया देख लें, जो हमारी ज़िंदगियों को इस कदर मुतासर कर रही है कि हम हकीकी ज़िंदगी से अपने रिश्ते और ताल्लुकात को भूलते ही जा रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितने घंटे रोज़ाना मोबाइल फ़ोन्स पर गुजारते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रॉलिंग या फिर रील्स देखते देखते कितने घंटे आप अपनी ज़िंदगी के या अपनी लाइफ के या एक दिन के ख़ास तौर पर ज़ाया कर देते हैं। क्या कभी गौर किया है कि हमारी जो आदत है वो किस तरह तब्दील हो गई है, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, यहाँ तक कि ज़िंदगी को लेकर हमारी अप्रोच। मुमकिन है क्या नहीं हुआ या क्या हुआ है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों से अब भी मुतासर हैं और आपको उस चीज़ का एहसास भी है, तो यकीनन दोबारा गौर करने की आपको ज़रूरत है। हमें इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस हद तक ना करें कि हमें ज़िंदा रहने का एहसास ही ना हो, या हम नफ्सियाती तौर पर भी हम मशीनों की दुनिया से घिर जाएं। मसलन बच्चों पर इसके संगीन असरात हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। बच्चों में अजीबोगरीब किस्म के बिहेवियरल इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का टेक्नोलॉजी के साथ जो इस्तेमाल है एक बैलेंस में रखें। और ये बैलेंस कैसे रखा जाए, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो तय करनी पड़ेंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स के सामने बैठे रहें। जितना काम हो आप उसी के मुताबिक इस्तेमाल करें, उसके बाद अपना बाकी का काम ज़रूर करें। और ये रवैया जो है ना चीज़ों को मुनज़्ज़म किए बगैर नहीं आ सकता। और फिर ये भी याद रखें, जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ईजाद की गई है, ना कि इसके लिए हम उसके ग़ुलाम बन जाएं। बस थोड़ी सी एहतियात है और समझदारी के साथ हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस पैदा कर सकते हैं। और गैजेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एतदाल के साथ। एतदाल ज़िंदगी का वो ज़ेवर है
जिससे जनाब हम तरक्की कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। साइंसी तरक्की का फ़ायदा उसी वक्त होता है जब हम उसका मुस्बत इस्तेमाल करें और उसके नुकसानात से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। तो आज टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात कर रहे थे, अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमने इसके साथ किया है। मुख्तलिफ़ वक्त में हमने इसके ऊपर टॉपिक्स भी किए हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किस तरह का होना चाहिए, और आने वाले वक्त में भी हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर दोबारा से हम लोग डिस्कशन ज़रूर करें, एक्सपर्ट्स को बुला के आपको उनकी राय से ज़रूर आशना करवाएं कि इसका इस्तेमाल हमें किस तरह करना चाहिए मुस्बत तरीके से। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जनाब क्या खूब कहा है कि ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी। यहाँ बुरे हालात हैं, मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़हीन दिमाग आते हैं और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा जाते हैं। वतन अज़ीज़ में जब भी अच्छी ख़बरें सुनने को मिलती हैं तो जनाब दिल खुश हो जाता है। आज हम आपको अपने हीरोज़ से मिलवाएंगे जो हमारे माशरे का खूबसूरत चेहरा है, हमारी पहचान है। सबसे पहले तो आमना शहज़ाद हैं, जो कि उम्र उनकी सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल है। आईटी की इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों से सबको उन्होंने हैरत में डाल दिया है, और इस वक्त दुनिया की कम उम्र तरीन डेटा साइंटिस्ट हैं। दूसरा, वो पढ़ाती भी हैं। और इस उम्र में जब हमने देखा है कि मोबाइल पर बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं, तो आमना ने एप्लीकेशंस भी बनाई हैं और कुछ गेम्स भी बनाई हैं। आमना ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हैं। उन्हें हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, और उनके साथ साथ दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इंतहाई बासलाहियत नौजवान है और कम उम्र तरीन साइंसदान अवैस अहमद हरल, जिन्होंने 180 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स भी तहरीर किए हैं। उसके अलावा नेटो टेक्नोलॉजी में 9 साइंसी तसानीफ़ लिखी हैं, और 2023 में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की रुकनीत हासिल की है। अवैस ने पानी की प्योरिफिकेशन पर भी तजुर्बा किया है, और बैटरीज़ की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं। और इसके अलावा बेशुमार साइंसी एवॉर्ड्स हासिल करने वाले अवैस अहमद से जानेंगे कि जनाब फैसलाबाद के गांव से स्पेन का जो सफ़र था वो कैसे इंतहाई कामयाब रहा। हमारे दोनों हीरोज़ हैं। आमना तो हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं क्योंकि वो कराची की रिहायशी हैं, तो हमारे साथ ही मौजूद है। आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके साथ साथ हमें अवैस ने भी ज्वाइन किया है, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अवैस, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आमना, आप ही से सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ आप करी हैं, डेटा साइंटिस्ट भी बन गई हैं, उसके बाद आपने एप्लीकेशंस भी इतनी ज़्यादा बना ली हैं, देन आप पढ़ा भी रही हैं, आप उस्ताद भी हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम आप कर रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं आप? बेसिकली मैं जो है मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं जो डेटा साइंटिस्ट बन चुकी हूँ, तो मैं जो सर्टिफिकेट के साथ मैं उस पर काम करती हूँ। तो लाइक मैनेज मैं कर लेती हूँ उसको। मैं एक टाइम देती हूँ कि इस टाइम पे मैं ये वाला प्रोजेक्ट करूँगी, ये चीज़ें करूँगी। तो मैं सबको टाइम देती हूँ कि अपनी टाइम मैनेजमेंट करती हूँ मैं। तो ये आपको जो है ना, किस तरह सारी चीज़ों का ख्याल आया? ख़ास तौर पर अगर डेटा साइंटिस्ट की बात मैं करूं, तो हमारे जो देखने वाले उन्हें थोड़ा बताइए कि डेटा साइंटिस्ट होते कौन हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? बेसिकली डेटा साइंटिस्ट ये होता है जो कि डेटा के साथ खेलने वाला होता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सेल्स का डेटा है, उससे उसके इंसाइट्स निकालना। और डेटा साइंटिस्ट बेसिकली जो है फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और जो डेटा के और वो उसके इंसाइट्स निकाल के उसकी प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है। जैसे अगर मेरे पास सेल्स का डेटा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और कौन सा नहीं है। तो ये डेटा साइंटिस्ट वर्क करता है। वाह जी वाह, क्या बात है। तो आपने हमारे साथ ही आमना रहना है, हम आपसे भी दोबारा बात करेंगे। अभी अवैस की तरफ चलती हो। अवैस, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतने ज़्यादा अवार्ड्स लिए हैं, देन आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे इंटरनेशनली। तो थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए। फैसलाबाद से स्पेन तक का जो सफ़र था किस तरह का रहा, कितनी हर्डल्स आपने फेस की, और ये कितने सालों पर मुहित है ये सफ़र?
First of all, thank you so much to invite me here. I will start from very beginning, like जब मेरा ग्रेजुएशन का सेशन था जो कि मैंने 2015 से मेरी ग्रेजुएशन है फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अच्छा, ओके। सफ़र यहाँ से ही अगर मैं कहूँ तो सफ़र यहाँ से ही शुरू हुआ। लाइक उससे पहले मेरे फादर जो थे वो मुझको इंजीनियर बनाना चाहते थे, फॉर श्योर। जो एक बाप का ख्वाब होता है कि या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, ठीक है। तो उनका ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं एंड आई स्किप द एंट्री टेस्ट एंड आई गो फॉर द केमिस्ट्री। तो मैंने फिर केमिस्ट्री को ज्वाइन किया एंड देन आई थिंक दैट कि अगर इंजीनियर नहीं बन सका आई शुड डू समथिंग दैट ऑन विच माई फादर शुड प्राउड ऑफ मी। तो आहिस्ता आहिस्ता आई सर्च दैट हाउ वी कैन डू सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन द साइंस। तो फिर 2017 में आई शुड एक्नॉलेज डॉक्टर इकराम अहमद जो मेरे मेंटर भी रह चुके हैं। ही केम्स टू माय लाइफ एज अ मेंटर एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी दैट हाउ रिसर्च वर्किंग एंड हाउ यू हैव टू डू। सो देन आई स्टार्टेड द रिसर्च, देन प्रैक्टिकल्स एंड इन दैट सिनेरियो हमने जितनी डिफिकल्टीज देखी, इवन मैंने अपनी लैब जो थी वो अपने घर में बनाई। अच्छा, the first lab which I made, it was in my home. ओके, ठीक है। तो उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता और अब आपके पास प्रॉपर लैब है? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह। मतलब 2015 से आपने ये स्टार्ट किया अपनी जर्नी और 2024 में आपकी अपनी लैब है। 180 रिसर्च पेपर्स आपने जो है वो राइट डाउन किए हुए हैं। तो ये कितना अरसा लगता है एक पेपर को जो है ना पब्लिश करते हुए या उसको पूरी उसके ऊपर रिसर्च करते हुए, और उसमें 180 पेपर्स आपने लिख लिए, कैसे? अच्छा, उसमें ना बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने 180 कैसे लिख लिए, हम तो एक भी नहीं लिख पाते। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तब आपकी एक टीम बन जाती है, एक कोलैबोरेशन टीम है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जैसे हमारी पूरी टीम है जो काम कर रही है, हर एक ने एक एक पोर्शन काम करना है। बिल्कुल ट्रू। अब मैं इस वक्त जो है करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होता हूँ, जहाँ पे मैं एक्नॉलेज जरूर करूंगा डॉक्टर आरिफ नजीर जो कि मेरे हेड हैं एंड डीन एंड डायरेक्टर एज वेल। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि वही कि आपने 180 पेपर कैसे पब्लिश किए। उसका मेन टास्क ये था कि हम, जैसे कि मैं हूँ, मेरा टास्क है कि मैंने मटेरियल को डिजाइन करना। ओके। एप्लीकेशन किसी और ने करनी है, लेकिन उस एप्लीकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एनालाइज कि क्या वो एप्लीकेशन हो सकती है कि नहीं आती। तो मेन जो लीडर है उन पब्लिकेशन में वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही रहूँगा। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि एक बंदा 180 पेपर लिखेगा। सिर्फ एक ही शिप का कैप्टन नहीं है, काफी सारे हैं, टीम अप करके ये सारी चीजें हो पाई हैं। ठीक है, आई अंडरस्टूड। दूसरा मुझे बताइए, फिर 2023 में आपको रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का भी अवार्ड मिला, तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड की बात है। तो जब इसके लिए आपकी नॉमिनेशन हुई थी तो कैसा फील हुआ? 2023 में आई गेन 2 to 3 अवार्ड्स। नंबर 1 वाज दैट मैं पहली बार टॉप 2% 2023 में बना था। अच्छा, इस बार मैं दूसरी बार बना। वाह जी वाह। और जब मैं 2023 में बना था तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन इवन इन द वर्ल्ड व्हिच सुसीड इन ड्यूरिंग पीएचडी। तब मैं पीएचडी कर रहा था। अच्छा। तो ड्यूरिंग पीएचडी आई वाज द फर्स्ट पर्सन एंड देन इन एडीफी साइंटिफिक लिस्ट में मैं टॉप 10 में था इन द रैंक ऑफ प्रोफेसर्स विद द कंपटीशन ऑफ यूरोपियन प्रोफेसर्स। तो उसके बाद फिर 2023 में ही रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री से मुझे मेंबरशिप का भी क्या बात है, वाह जी वाह। और उसके साथ बेतहाशा जो है अवार्ड्स भी अवैस जो है हासिल कर चुके हैं। तो मैं आमना आपकी तरफ आऊँगी। आपने जैसे हेल्थ केयर एप्लीकेशंस भी बनाकर आपने रिकॉर्ड कायम किया है, ये आइडिया कैसे आया आपको, और इसके अलावा किस तरह की एप्लीकेशंस आपने बनाई हुई हैं? बेसिकली मैंने हेल्थ केयर के ऊपर भी मैं उस पर रिसर्च और उस पर काम अभी भी चल रहा है। मैंने एक अपना खुद का एक स्टोरी मेकर बनाया जिसमें यूज़र क्या करेगा कि वो अपना सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री है या कोई ग्राफिक आप देखते होंगे कार्टून्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो भी एक स्टोरी मेकर ही होता है, वो खुद बनाते हैं, क्रिएट होता है। तो मैंने भी वैसे ही मैंने बनाया। इसमें आप कुछ भी लाइक एक पूरी स्क्रिप्ट आप देंगे, अपना प्रॉम्प्ट देंगे, वो उसी से आपको पूरी वीडियो जनरेट करके दे देगा, लाइक वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के साथ, यानी कि वो बोल भी रहा होगा उसके साथ वो आपको देगा। वो मैंने खुद बनाया अपना फाइनल प्रोजेक्ट। और एप्लीकेशंस मैंने बहुत सारी बनाई हैं। एक एप्लीकेशंस मैंने SMIT की हमने बनाई थी, और हमने फाइनल हैकाथॉन्स के लिए ब्लॉग एप्लीकेशंस बनाई थी। बहुत सारी हमने एप्लीकेशंस बनाई है जो कि मेरे गिटहब अकाउंट पर है। अच्छा, दूसरा आप पढ़ाती भी हैं, मतलब आप छोटी सी उस्ताद भी हैं, तो आप जब लेक्चर दे रही होती हैं किसके ऊपर लेक्चर देती हैं, और आपके स्टूडेंट्स कौन सी एज के हैं?
मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली जो है ना 18 से ऊपर है, कोई मुझसे छोटा भी नहीं है ना मेरी एज का है, सब अच्छा। मुझसे बड़े ही हैं, तो मैं पढ़ाती हूँ, लाइक 18 से ऊपर है। ओह, तो कैसा फील होता है कि अपने से बड़े लोगों को पढ़ा रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और लाइक मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, क्योंकि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा था मैं किसी को पढ़ाऊँ, और इस फ़ील्ड में आके मैंने पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, और मैं उनको जब पढ़ाती हूँ तो मुझे कुछ नई-नई चीज़ें जब आती हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, तो वो भी नई चीज़ें हम साथ सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे ये फ़ीलिंग होता है कि मैं मुझसे बड़े हैं, लाइक मुझे बहुत मज़ा आता है। वाह जी वाह, दैट्स गुड। उन्हें भी, आई होप कि उन्हें भी मज़ा आता होगा आपसे नई नई यस। चीज़ें सीखते हुए। मुझे ये बताइए, फ्यूचर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं? जी, अभी मैंने मेडिकल के ऊपर मेरा है कि मैं मेडिकल पर अभी रिसर्च भी कर रही हूँ और इसी पर काम भी कर रही हूँ। अच्छा। अभी मैंने उसी का मेडिकल का एक छोटा-सा मैंने बनाया था मेडिकल इमेज, जिसमें मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन मैंने बनाया था, और अभी मेरा इरादा है कि मैं एआई, जनरेटिव एआई, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाऊँ। वाओ, दैट्स रियली गुड। हमारे साथ आमना शहजाद मौजूद थी और अवैस अहमद से हमने आपकी मुलाकात कराई। थैंक यू सो मच आमना फॉर गिविंग अस योर टाइम, और अवैस थैंक यू सो मच। और जनाब, मोबाइल फ़ोन एक सहूलत तो है ही, लेकिन इसके हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर मनफी असरात भी पड़ते जा रहे हैं। और ये आम मुशाहिदे की बात है कि हम छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 माह से 2 साल तक की होती है, हम उन्हें सिर्फ चुप करवाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स पर या तो कार्टून्स लगा देते हैं या कुछ फिर ऐसी राइम्स लगा देते हैं। और इनमें से एक जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली कोकोमेलन है, और ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है और सुनी जाने वाले यूट्यूब चैनल भी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आप इसका बाखूबी जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे इसको कितना पसंद करते हैं। हम रोते हैं, रोते हुए बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन देकर उसे फ़ौरी चुप तो करवा लेते हैं, लेकिन दरअसल हम उन्हें छोटी सी उम्र में ही मोबाइल की लत डाल रहे हैं। और फिर होता ये है कि बच्चे पहले से ज़्यादा शिद्दत से रोकर आपको मजबूर कर देते हैं कि मुझे वही सुनाया जाए और मज़ीद सुनाया जाए। हम बच्चे की मासूमियत छीनने की ये पहली बुनियाद रख रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको हर जगह मोबाइल का इस्तेमाल करते कम उम्र बच्चे बआसानी नज़र आएंगे, और जिनके हाथ में फ़ुटबॉल या क्रिकेट का बैट और बॉल तो नहीं होगा, बल्कि मोबाइल होगा, और वो गेम्स या फिर डेली चैलेंजेस या टास्क पूरा कर रहे होंगे। मसला सिर्फ गेम्स की बात की हद तक नहीं है, क्योंकि गेम्स के साथ बच्चे मुख्तलिफ कह लें कि एडवर्टीज़मेंट्स को भी देख रहे होते हैं। वो इश्तिहार क्या है, कैसे हैं, हमें कतई तौर पर इल्म नहीं होता है, क्योंकि हम बच्चे से फ़ासले पर होते हैं, अपने काम में मगन होते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट हमारी मुआशरती ज़िंदगियों पर कैसे हो रहा है, और मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बच्चों की मासूमियत को कैसे छीन रहे हैं, आज हमने इस पर बात करनी है। और पेरेंट्स के लिए ये कितना अलार्मिंग हो सकता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं है, ख़ास तौर पर क्योंकि माएँ घर में होती हैं, बच्चों के साथ कांटेक्ट उनका ज़्यादा होता है, और माएँ अपने काम काज में मसरूफ़ होती हैं, और वो बच्चों को इसलिए छोड़ देती हैं अकेले कि चले बच्चे जो है अपना हमें सुकून से काम करने दें। तो ये उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो इस पर बात करनी है। डॉक्टर बिस्मा एजाज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर बिस्मा, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा। बस डॉक्टर बिस्मा, आजकल मोबाइल फ़ोन जैसे मैंने बात की है कि हमारे ज़माने में हम देखते हैं कि हम लोग गलियों में खेलते थे, फ़ुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, या बच्चे बाहर आ गए हैं तो हम बाकी और एक्टिविटीज़ में मशगूल रहते थे। लेकिन अब बच्चे ना तो हेल्दी एक्टिविटीज़ में कहीं इन्वॉल्व होते हैं, स्कूल से आए मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया, अकेडमी गए वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें, वापस आए तो फिर फ़ोन में मगन है या बाकी एक्टिविटीज़ में, वो भी रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन्स ही हैं या गैजेट्स ही हैं। तो ये कितना ज़्यादा हमारे लिए कह ले कि अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है कि हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको तो और कुछ पता ही नहीं है सिवाय जो है ना मोबाइल फ़ोन्स के। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किया और ऑडियंस को बताया। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दूँगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली
कोई भी नया गैजेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसकी इन्वेंशन हो, उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। True. और ये जो डिजिटल मीडिया है या जो डिजिटलाइजेशन है, इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, लेकिन अब इसके फ़वाइद से ज़्यादा इसके नुकसानात जो है उसकी लिस्ट बड़ी हो चुकी हुई है। बेसिकली मोबाइल हो जाए, गैजेट हो जाए, टैब्स हो जाएं, कंप्यूटर्स हो जाएं, ये सब इसी डोमेन में आती हैं और इनका ओवर यूज़ जो है वो मिस यूज़ अब बनता जा रहा है। अभी आप बात कर रहे थे कि जो हमारा टाइम था उसमें हमारे पास ऐसी कोई सहूलतें मौजूद नहीं थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। व्हाइल यू वर टॉकिंग अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई वॉज थिंकिंग कि हाँ, जब हम बच्चे थे तो हमारे हाथों में ये गैजेट्स नहीं थे, हम इनके साथ पले बड़े नहीं हैं। हमारा ज़्यादा कांटेक्ट होता था गुड़ियों और गुड्डों के खेल के साथ, हमारा कांटेक्ट होता था आर्टिफिशियल बर्तन जो हैं उनके साथ, और मतलब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़। और बहुत हो तो हम नेबर्स में जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो खेल कूद लेते थे। ज़्यादा इन जो हमारा जो फोकस होता था वो पढ़ाई की तरफ होता था। लेकिन अगर आप मुनीबा ये याद करो कि हमारे पेरेंट्स जो थे उस वक़्त, उनका हमारे साथ कितना इंटरेक्शन का लेवल था, तो वो बहुत ज़्यादा था। हमने खाना खाना है तो इकट्ठे खाना है, बिल्कुल। हमने बातचीत करनी है तो इकट्ठे बातचीत करनी है, हमने शेयरिंग करनी है तो उस वक़्त भी किसी हद तक पेरेंट्स में से कोई एक होता था जो सपोर्टिव होता था। माँ से तो हमें डर ही लगता था यूजुअली। तो अब जो है, जब बच्चे को शुरू से ही आप गैजेट की आदत डाल देते हो तो वही उसकी माँ है और वही उसका बाप है। मतलब उसके साथ ही उसका इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है, सुबह से लेके शाम तक, डिफरेंट टाइम्स पे। जब उसको रो रहा है तो रोने के लिए अगर उसको भूख लगी हुई है या ही नीड्स टू बी अटेंडेड बाय अ मदर, उसके हाथ में आप मोबाइल पकड़ा देते हैं तो वो मोबाइल उसकी माँ का कैरेक्टर बनना शुरू हो गया। और चूंकि माँ जो है वो एक अपब्रिंगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बच्चे को सिखाना, सहलाना और एवरीथिंग, तो वो मोबाइल में जो चीज़ देख रहा है वही लर्न कर रहा है। अब वो रील्स हैं, वो राइम्स हैं, वो कोई भी ऐसी चीज़ है, वो उसी को देख के पल बढ़ रहा है। और अल्टीमेटली बाद में हम जब देखते हैं तो उसी पर्सनैलिटी में बहुत सारे फ्लॉज नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चे जो हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं, उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत मिनिमम हो जाता है। हाँ जी। उनमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो एक सेकंड आसानी से आराम से नहीं बैठ सकते हैं। उनकी बॉडी मुसलसल एग्रेसिवली बिहेव कर रही होती है। टेम्पर टेंट्रम्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं उनमें। इसके अलावा अगर पॉजिटिव भी थोड़ा सा कह दें क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड यूज़ के साथ होता है कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो बेहतर होती हैं, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग बेहतर होती है, लेकिन वो ये राइम्स देख के या मोबाइल पे गेम्स खेल के या सिर्फ इसी एक्टिविटी से नहीं है, दे हैव टू डू समथिंग वेरी नॉवल एंड वेरी क्रिएटिव। तो मैं इससे भी आगे अगर जाएँ तो एडोलेसेंट लेवल पे बच्चे जो हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रिपोर्ट हो रही है चीज़ वो ये कि दे आर नॉट फीलिंग, मतलब उनके अंदर सेंसिटिविटी जो है वो बहुत नीचे आ गई है। उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उनके अंदर एहसास नहीं है। जब एहसास नहीं है तो आप किसी भी पर्सन के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? यही लैक ऑफ सेंसिटिविटी लेके जब वो एडल्ट लेवल पे अपनी पर्सनल लाइव्स में, मैरिटल लाइव्स में, कंपेनियनशिप्स में एंटर होते हैं तो दे हैव डिस्कॉर्ड्स, दे हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दे अल्टीमेटली लीड टू द। अच्छा, एडल्टहुड में अगर ये चीज़ आ रही तो इसका मतलब है कि इसकी बुनियाद बचपन में रखी गई है। डेफिनेटली। हम एडल्ट की इस वक्त बात करें तो 19-20 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको एडल्टहुड में लाते हैं। और आप ये देखें कि इनको शायद बचपन में इतना एक्सपोजर ना दिया हो, लेकिन एडोलेसेंट एज में 10 से 11 साल के बाद से दे आर टोटली इनटू डिजिटलाइजेशन। तो मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। थोड़ा सा मुझे बताइए कि चले हमने बच्चों को दिखाना है, मोबाइल फ़ोन देना है, हम उनको पीछे नहीं रख सकते हैं या उससे दूर नहीं रख सकते हैं, उनको हमने राइम्स भी लगा के देनी है, उन्हें हमें गेम्स भी देने हैं, सारा कुछ। अब जैसे मैं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोज़ देख रही थी कि कुछ ऐसी राइम्स हैं जिनमें LGBTQ का बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसे राइम्स हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें या बाकी जो ममनुआ कह लें कि कंटेंट होता है वो भी दिखाया जा रहा होता है। तो माँओं को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता कि ये क्या है, तो फिर क्या करें, किस तरह करें? हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है जो हम अपने बच्चों को दिखाएं? वो हमने, जैसे मैंने कहा ना कि माँ बना दिया मोबाइल को। माँ का काम क्या होता है? बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना, उसको बहलाना, उसको जो नीड है उसको पूरा करना। अगर माँ बच्चे को टाइम नहीं दे रही या बाप भी बच्चे को टाइम नहीं दे रहा, उसके साथ बातचीत नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन की वजह से वो उस तरफ ज़्यादा जाएगा। हम अगर कंपैरिजन करें अपने बचपन के साथ तो बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी। हाँ जी। कि पेरेंट्स जो हैं वो बेड टाइम बच्चों को सुलाने के लिए कुछ स्टोरीज सुनाते थे। पेरेंटिंग में बहुत एफर्ट करनी पड़ती है।
फिर हमें जैसे अपना याद है कि टेबल सुने जा रहे हैं, कलमे सुने जा रहे हैं, एंड इस किस्म की एक्टिविटीज़, मॉरल बातें की जा रही हैं, इखलाकियात सिखाई जा रही हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बिकॉज उस वक्त बच्चा जो होता है ना वो इतना रेसिप्रोकेटिव होता है उसका माइंड कि वो डाइजेस्ट करता है आपकी बात को। अगर आप उस टाइम भी उसको मोबाइल देंगे तो मोबाइल में यही सब चीज़ें जो इंटरनेशनली बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा और हमारे कल्चर से बिल्कुल वेरिएंट है, हमारे रिलीजन से बिल्कुल वेरिएंट है, तो बच्चा वही सीखेगा। फिर आप कंप्लेन मत कीजिए कि बच्चा जो है वो गलत आदत में पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंटिंग जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक बच्चे को पैदा करना सबसे आसान काम है, लेकिन उसको पालना, उसकी परवरिश करना, उसको सिखाना, उसकी तरबियत करना इज़ वेरी मुश्किल हो गया। अगर आप ये करने को तैयार नहीं है, इस तरह की एक्टिविटी करने को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, फिर आपको माँ बाप बनने का भी कोई हक नहीं है। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग स्टेटमेंट, बट प्रैक्टिकली इट इज़ लाइक दैट। हो रहा है, ये इस तरह का हो रहा है कि आप अपने बच्चों को इस तरह नहीं यूं ही छोड़ सकते हैं कि वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और आपको पता ही नहीं है। तो फिर किस तरह, एक तो कोग्निटिव उनकी जो डेवलपमेंट है वो कौन सी एज से शुरू हो जाती है और हमें फिर उसको किस तरह बेहतर हम लोग कर सकते हैं? मुनीबा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स। आप ये ना समझो कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती है। नो, एवरी स्टेज हैज़ पर्टिकुलर फाउंडेशंस। बचपन से लेके एडोलेसेंट एज और उसके बाद एडल्ट लाइफ में एंटर होने तक बच्चा जो है वो सीखने के प्रोसेस में गुजरता है। इनफैक्ट लेट एडल्टहुड में भी, जिसमें मैं हूँ, आप हैं या बहुत सारे और लोग हैं, हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। हम लर्न करते हैं, लेकिन हमारी जो कॉग्निटिव बेसिस बन चुकी होती हैं उस एज की, उसके हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड कर रहे होते हैं। तो बच्चा जो है वो उसकी इन्फेंसी के टाइम से ही, यानी जब वो कुछ महीनों का होता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुजर रही होती हैं। अब उस वक्त आप उसको कैसा फीड कर रहे हो, वो वैसा ही एडल्ट बड़ा होके बनेगा। अगर हम थोड़ा सा टिप्स दें यंग पेरेंट्स को जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कुछ मंथ्स के हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि दे हैव अ वेरी टारगेटेड रोल ऑफ अपब्रिंगिंग देयर चाइल्ड। बच्चे के साथ फिजिकल वार्मथ जो है ना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप बच्चे को जो मोबाइल देते हैं तो क्या कहते हैं, या वो एक चेयर पे बैठा हुआ है, या एक सोफे पे बैठा हुआ है, या वो एक क्रेडल में बैठा हुआ है, या मतलब अलोन है। फिजिकल वार्मथ जो है वो इतनी ज़रूरी है, फिज़िकल कनेक्शन जो है वो इतना ज़रूरी है पेरेंट्स का बच्चों के साथ, कि बच्चा सीखता है कि हाँ, आई एम कनेक्टेड टू समबडी, और वो उस फीलिंग को महसूस करता है और फिर वहीं से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो वैसी शुरू होती है। हम देखते हैं बच्चे को हमने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, बस मेरी जान छोड़ो, मुझे काम करने दो, मतलब ये हर घर में ये डायलॉग्स चल रहे होते हैं। बाप अगर रात को आया ऑफिस से तो वो कहेगा मैं बहुत थका हूँ, अभी नहीं मेरे पास, मतलब यू आर पुटिंग योर चाइल्ड अवे फ्रॉम यू। तो फिर बच्चा जो है वो बड़ा होके डेफिनेटली वही कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलेगा। जहाँ तक पॉजिटिविटी की बात है, अगर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बेहतर जो होती हैं उससे, वो ये कि बच्चा जो है फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर होती है, यानी दोनों ऑर्गन्स, दोनों सेंसेस को एक साथ इस्तेमाल करना जो उसमें अच्छाई आती है, उसमें बेहतरी आती है। फिर कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा जो है वो सोचता है व्हाट आई हैव टू डू, तो वो उसको उसमें क्रिएटिविटी भी लेके आती हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द होल स्टोरी, उसके बेनिफिट्स के साथ नुकसान भी हैं। आप मोबाइल की बजाय आप उसको मेज़ जो होता है, यानी ये टेबल मेज़ नहीं, ये वाला मेज़ नहीं, जो पजल्स वाला और वो होता है, आप वो दें, ताकि बच्चा उससे सीखे कि हाँ, मैंने ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, मैं चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। हम ब्लॉक से खेलते थे मुनीबा, बिल्कुल ऐसे है। हमारे जो बच्चे थे हमने उनको भी थोड़ा इससे एक्सपोजर दिलाया, कलर्स की आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में हेल्पफुल होती हैं। हमने वो चीज़ मोबाइल में डाल दी है, और वो उससे लर्न जो कर रहे हैं वो बहुत नेगेटिव चीज़ें लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू बात है। अच्छा, और जैसे आपने कहा कि ये फैमिली टू फैमिली भी रन करती है, अगर माँ बाप में है तो बच्चे में भी आएगा, तो वो तो फिर बॉन्ड है ना। जैसे जब भी आप डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसी तरह से जो मेंटल इलनेसेस हैं उनकी भी यही प्रेवलेंस होती है कि अगर पेरेंट्स में है या आपके फोर फादर्स में है तो फिर चांसेस होते हैं कि आप में भी ये रन करेगी। तो जिस तरह ये इसकी रेशो बढ़ती जा रही है मेरे ख्याल से आगे डॉक्टर्स को पूछना भी नहीं पड़ेगा, पता चल जाएगा exactly. कि ये कितनी प्रॉब्लम जो हैं ये प्रिवेल होती जा रही हैं। तो इसका हल क्या है डॉक्टर बस्मा फिर हमारे पास, या फिर इसको लार्जर स्केल पे किस तरह हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इस पूरे प्रॉब्लम को? बिकॉज़ ये सिर्फ एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, हर घर में जितने भी बच्चे हैं उन सब की प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता?
एक कहावत है जिसको कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ। मैं कहती हूँ चेंज बिगिंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ, चेंज बिगिंस एट होम। आप सोचें कि मुझे चेंज लाना है तो अपने घर में लाने की कोशिश करें। आप ये मत करें कि नहीं अब हम क्या करें, मोबाइल पे हर चीज़ है, वो तो है, आप कैसे उसको चेंज कर रहे हैं अपने बच्चों को एक्सपोज करने में, दिस डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं मेंटली, तो दे हैव टू पुट एन एफर्ट, यू हैव टू बी एक्टिव, एनर्जेटिक, इंटरैक्टिव विद योर किड्स। स्टिल देन फिर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, वरना आज से 10 साल बाद जब हम दोबारा बैठेंगे कभी शो करने तो हम इसकी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके ये और भी कह लें कि एग्रेसिव और वर्स्ट सिचुएशंस लेकर आ सकती हैं ये चीज़ें ख़ास तौर पर। तो इसलिए अगर अभी इसके ऊपर कंट्रोल ना किया तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए या आने वाली नस्ल के लिए, अभी जो चल रहे हैं यंगस्टर्स, उनकी सिचुएशन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की हो चुकी है। तो फिर लास्ट पे क्या पेरेंट्स को या सबको, सिर्फ पेरेंट्स को नहीं सबको, यंगस्टर्स को भी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑलवेज। और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं देती, छोटा सा मैसेज देती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ को जिस तरह से लीड कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ एक्सप्रेस करूँ और शेयर करूँ ऑडियंस के साथ, विच कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। This is the message for everyone, including the parents and the kids और adults और everything. जी। आप अपनी लाइफ को इस तरह से सोचें कि ये ज़िंदगी जो है वो एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं है। इस लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको हर्डल्स क्रिएट कर रही है या कोई अपसेट कर रही है, हम डिफ़िकल्ट सिर्फ डिजिटलाइजेशन की बात नहीं करें, जनरली बात करें, तो उससे डील करना सीखें, उससे एस्केप करना नहीं, उससे फ़ाइट करना सीखें। और जहाँ तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जहर घोल दिया हुआ है, तो हम इसको किसी सूरत भी मज़ीद अपनी लाइफ पे अफेक्ट होने की मोहलत नहीं देना चाहिए हमें। तो डेफिनेटली आई वुड से कि रिड्यूस द यूज़ ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स एंड गैजेट्स इन योर लाइफ, कीप क्लोज टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, एक दूसरे को टाइम दें, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप एक दूसरे को दे सकते हैं वो आपका वक्त है। बेशक ऐसे तो अगर ये कर लें तो मेरा ख्याल है कि कुछ टाइम बाद आप खुद अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी महसूस करेंगे एंड यू विल लिव अ पॉजिटिव लाइफ इंशाल्लाह। जी, डॉक्टर बिस्मा हमारे साथ मौजूद थी, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर बिस्मा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छी डिस्कशन रही हमारी मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड के बच्चों में खासतौर पर इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं हमारी यंग जनरेशन को। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल FBR बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और नॉन फाइलर्स के गिर्द जो उन्होंने घेरा मज़ीद तंग कर दिया है, बल्कि तंग होने जा रहा है, क्योंकि 13,000 अरब का टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा करना है। इसलिए FBR ने 1 अक्टूबर से क्रैकडाउन का फ़ैसला कर लिया है। मगर पाकिस्तान में आज भी करोड़ों अफराद फाइलर बनने से कतराते हैं। शायद सबके जहनों में ये बात चल रही होती है कि जनाब असल में तो टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, यहाँ पर हम टैक्स दें ही क्यों? दुनिया के जो जितने भी महज़ब मुआशरे हैं वहाँ पर टैक्स को कौमी ज़िम्मेदारी समझ कर अदा किया जाता है और उसका नतीजा हमारे सामने है। और इसीलिए वो सब के सब मिसाली ममालिक भी हैं जहाँ हुकूमतें हर किस्म की सहूलियात भी देने से कतराती नहीं हैं। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला है कि हमने हर कौमी ज़िम्मेदारी और अच्छे काम को अपने ऊपर एक बोझ समझा है और ऐसे लोगों से मशवरा करना है जिन्हें फाइलर बनने के फ़वाइद की अलिफ बे तक नहीं पता है या किसी भी किस्म की उन्हें इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो ऐसे में हमने आज एक माहिर कानून है जिनको बुलाया है जो कि हमें फ़ाइलर बनने के फ़वाइद बताएंगे। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब कागज़ पेन पकड़ लें और उसके नुकसानात लिखना शुरू कर दें, क्योंकि हमें 1 अक्टूबर से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर आप फाइलर नहीं हैं। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में
मियां मोहम्मद जाहिद मौजूद है, माहिर कानून है और टैक्स के मामलात पर वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जाहिद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाहिद, आज हमने फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स पे बात करनी है, क्योंकि आजकल FBI आपको पता है बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन करने जा रही है। अक्टूबर से स्टार्ट होना है ये क्रैकडाउन और एक्टिव है। तो हमें बताइए कि फ़ाइलर नॉन फाइलर में सबसे पहले फ़र्क क्या है, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं नॉन फाइलर होने का उन्हें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, या क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया मिस। मैं आपकी बात यहाँ से पहले अपनी बात स्टार्ट करता हूँ कि अब 3 कैटेगरीज हो चुकी हैं। अच्छा। ये फाइनेंस एक्ट 2024 जब आया है उसमें 3 तरह हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। एक फाइलर की कैटेगरी है, एक लेट फाइलर की है और तीसरी नॉन फाइलर की है। ठीक है। अब पहले होता ये था कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर के रेट में 100%, बाद में फिर 250% का रेट का डिफरेंस आ गया। लेकिन अब लेट फाइलर और फाइलर के रेट में इसी तरह 250% का या 100% का डबल है कुछ जगहों पे, और नॉन फाइलर के लिए तो बहुत सारी अब हर्डल्स उन्होंने क्रिएट कर दी। उसमें अब अगर आप फाइलर नहीं हैं अब तक, तो पहले तो जैसे मामला चल रहे थे, आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे थे, आप गाड़ी भी खरीद रहे थे, लेकिन आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे थे। हाँ जी। अब उन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड वो प्लान ये अब किया है कि 15 किस्म की ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि नॉन फाइलर को सिरे से अलाउ ही नहीं होंगी। ओके। उसमें अभी तक जो उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं वो 5 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं कि जो नॉन फाइलर होगा ना तो वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ओके, ना वो अपनी गाड़ी खरीद सकेगा, सही, ना वो फॉरेन ट्रैवल कर सकता है एक्सेप्ट सम रिलीजियस पर्पस, लाइक आप सऊदीया जाते हैं हज उम्रे के लिए, उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप सिर्फ इस पर्पस के लिए जा रहे हैं, अदर देन दैट आपका कोई मोटिव नहीं है। ठीक है। इसी तरह आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अब नॉन फाइलर बंदा बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाएगा, और जो जिनके ऑलरेडी अकाउंट चल रहे हैं और वो नॉन फाइलर हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप सालाना 30 मिलियन तक विड्रॉ कर सकते हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा आप कैश विड्रॉ ही नहीं कर सकते। और जब भी आप ट्रांजैक्शन अब बैंक में करेंगे, बैंक अब स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं कि अब वो आपसे इंक्वायर करेंगे कि आपका पर्पस क्या है, ये आप जो विड्रॉल कर रहे हैं इसका पर्पस भी आपको बैंक को बताना होगा, तब आपको कैश मिलेगा। अच्छा। इसी तरह जो बाकी इश्यूज थे वो कुछ अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ये 15 ट्रांजैक्शंस जो होंगी अभी बाकी भी बोर्ड डिस्क्लोज करेगा, अभी उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं जाएंगे। जी मिस। तो इस खासतौर पर ये जो कवानीन इसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, FBI नया हम देखते हैं कि नए कवानीन लेकर आते हैं, तो इसकी हैसियत क्या है? अगर देखा जाए मुआशरे की अगर बेहतरी के लिए देखना है तो इसकी हैसियत क्या है? देखें मिस, उसमें मैं थोड़ा सा बात को डाइवर्ट इस तरह से करता हूँ कि जब तक आपकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉलिसी बनती है 20 से 25 साल के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं आता, रिगार्डलेस के किसी की गवर्नमेंट आए किसी की गवर्नमेंट जाए, वो पॉलिसी अपनी जगह पे कंसिस्टेंट है जी। उससे टैक्स पेयर का, इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ता है। हमारे यहाँ अभी ये फाइनेंस एक्ट 2024 आया, 1 जुलाई से वो एप्लीकेबल हुआ है, 30 सितंबर अभी नहीं आया और हम अगला मिनी बजट देने को तैयार, मतलब हम 3 महीने की भी प्लानिंग नहीं कर पाते। उससे क्या होता है कि टैक्स पेयर का इत्माद ही बहाल नहीं होता। टैक्स पेयर क्यों चाहेगा, या इन्वेस्टर की बात करते हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम, लोकल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, हम उसको फैसिलिटेट क्या करते हैं? सही, हम उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी करते हैं, वो अपनी टैक्स की प्लानिंग या बिजनेस की प्लानिंग ही नहीं कर पाता। अब वो जब तक बिजनेस की प्लानिंग नहीं होगी, जब तक टैक्स पेयर का इत्माद आप पे नहीं होगा, उसको पॉलिसी का नहीं पता होगा कि मेरी 20 साल तक इसमें कोई चेंज नहीं आना, चेंजिंग्स नहीं आएंगे, तब तक वो कैसे यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकता है? ठीक है, जो बंदा टैक्स दे रहा है, जो फाइलर है, उसको क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको कहाँ कहाँ पर जो है ना अपने ये फाइलर होने के फ़ायदे नज़र आ सकते हैं? अच्छा, उसमें प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, फाइलर होने का कोई फायदा नहीं। आपको, मुझे प्रैक्टिकली उसमें क्या फ़ायदा है? मुझे कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं आप, मुझे को आप एजुकेशन में फैसिलिटी दे रहे हैं, मुझे को आपको एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हैं, मुझे को आप कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मुझे प्रैक्टिकली कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। अच्छी रोड्स बस आप लाहौर से बाहर निकल के देखें ना। अच्छा, मतलब मैं टैक्स पे करूँ, मैं सब कुछ करूँ,
मुझे फ़ायदा सिर्फ क्या है, अगर मैं गाड़ी परचेज करूंगा मुझे उसमें फ़ायदा हो जाएगा, मुझे बैंक प्रॉफिट पे फ़ायदा हो सकता है, मुझे प्रॉपर्टी की खरीद और सेल पे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ज़िंदगी, अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं करनी और मैं टैक्स भी हर साल दे रहा हूँ, फिर मुझे क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो आप सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने ये ट्रांजैक्शंस भी साथ करनी है, और उनका मोटिव भी यही होता है, चूंकि हमने प्रॉपर्टी खरीदनी है इसलिए हम फाइलर हो रहे हैं विलिंगली, या इस तरह से हमने कल्चर ही ऐसा डेवलप नहीं किया हुआ कि एफबीआर में और आपके टैक्स कंसल्टेंट में और टैक्स पेयर्स में कोई ऐसा कोरिलेशन हो, कोई ऐसी ब्रिज हो जिससे आपकी पॉलिसीज एक दूसरे के साथ कोरिलेट करें। ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये पूछना चाहूँगी, अगर हम लोग नॉन फाइलर हैं और हमने फाइलर बनना है तो कितने पैसे उसके लिए लगते हैं? मतलब राउंड अबाउट कितने लग सकते हैं? एक आइडिया होना चाहिए ना लोगों के माइंड में कि अगर हमने फाइलर होना है तो इतने पैसे लग सकते हैं। ऑन फी कंसल्टेंट के उसकी फ़ी क्या है, अदरवाइज आपको एफबीआर में जो आपकी लेट्स से ड्यूरिंग दी ट्रांजैक्शन है या आपकी सैलरी है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसके ऊपर एफबीआर ने डिफरेंट रेट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट क्लासेस दी हुई हैं। उन क्लासेस में जहां पे आप फॉल करेंगे वो तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी उसके मुताबिक बनेगी। उसमें 6 लाख तक आपकी एग्जेम्प्ट होती है। अब 6 लाख पे भी मैं थोड़ा सा बता दूं, 50,000 पर मंथ बनती है। आज के दौर में 50,000 का थ्रेशोल्ड देना नाइंसाफी है, सीधी नाइंसाफी है। और इसके ऊपर आपके नौकरी पेशा अफराद है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा उनके साथ नाइंसाफी होती है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, रहना है तो फिर आपको टैक्स फाइल भी करना पड़ेगा, फाइलर भी बनना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस होता है, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, वो हमने आपको आसान अल्फाज में बता दिया। हमारे साथ मियां मोहम्मद जाहिद साहब मौजूद थे। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से हम बात करते हैं। जनाब, मुल्क में बिजली सार्फिन का 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का 3 माह का जो रिलीफ है वो ख़त्म हो जाएगा। और मुल्क में बिजली सार्फिन का 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का जो रिलीफ था उसको उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म होने जा रही है। और आगे ये भी बताया जा रहा है कि जो टैरिफ में मज़ीद इजाफा किया जाएगा बिजली के टैरिफ में। तो ये रिलीफ बस इतना छोटा सा दिया गया था और जिसका कोई फ़ायदा हुआ है आवाम को या नहीं हुआ है। और बिजली की कीमतों के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी क्या सूरत हाल रहने वाली है। और तो इस पर बात करने के लिए राना फ़हाद हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़हाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। रागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हाद साहब, जो थोड़ा सा रिलीफ मिला था ख़त्म हो गया है, वो आइंदा से फिर हम भारी भरकम बिलों के लिए तैयार रहें? देखिए, ये जुलाई 2024 में जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से। सही। तो हुकूमत ने एक ये रिलीफ आवाम को दिया था कि जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उन्हें 3 माह तक जो है वो इस फैसले से मुस्तस्ना करार दे दिया गया था और उन्हें रिलीफ दिया गया था कि वो 3 माह तक जो है वो पुराने टैरिफ पे ही जो है वो अपना बिल अदा करेंगे। मगर अब ये 30 सितंबर के बाद जो है वो रिलीफ ख़त्म हो जाएगा और उनका टैरिफ भी जो है वो 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, टैरिफ भी बढ़ जाएगा? हाँ जी। जो रिलीफ दिया गया था वो वापस ले रहे हैं? वो रिलीफ यही था ना कि टैरिफ उनका नहीं बढ़ाया था। बेसिकली उनको ये रिलीफ नहीं दिया था हुकूमत ने कि अपनी तरफ से कुछ। अच्छा, वो नहीं था? वो नहीं था, यूनिट का रेट कम नहीं था। मगर यह है कि वो जो इजाफा किया गया था, जो दीगर तमाम सार्फिन पर लागू कर दिया गया था, वो सिर्फ जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उन पर लागू नहीं किया गया था 3 माह तक। अच्छा। तो अब जो है वो 30 सितंबर के बाद वो 3 माह का दौरानिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा और अगले माह से जो है वो 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से जो है वो सार्फिन के बिलों में जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फ हैं उनके बिलों में भी आ जाएगा। और प्रोटेक्टेड सार्फिन के जो यूनिट थे उनका रेट भी जो है वो बढ़ जाएगा। अब मामला ये है कि एक तरफ तो जो 14 रुपये यूनिट वाला जो है वो रिलीफ जो पंजाब हुकूमत ने दिया वो भी 1 माह के रह गया, पिछले माह मिल गया, इस माह 1 माह रह गया और वो भी इस माह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ। आखिरी रिलीफ था। और दूसरा ये यूनिट का रेट भी जो है बढ़ गया 200 यूनिट वाले। तो जो आम सारिफ है, जो गरीब सारिफ है, जो घरेलू ख़ास तौर पर जो जिनके घरों में सिर्फ एक पंखा है, 1-2 जो है वो एनर्जी सेवर इस्तेमाल करते हैं, उनका बिल 190-200 यूनिट तक जो है वो आता है, 210-15 यूनिट तक आता है। वो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि उनके लिए जो उनका बिल मतलब 7.12 रुपए बढ़ जाएगा। हाँ, ये टैरिफ 7.12 रुपये बढ़ जाएगा। अगर आप देखें तो किसी का
तो मुझे ये बताए ना कि अगर थोड़ा सा सिंपली अगर इसको किया जाए कि जिसका पहले 12,000 रुपए बिल आता था मंथली, अब उसका कितना आएगा अगर ये टैरिफ बढ़ रहा है 7,500 अगर किसी का 100 यूनिट चलता था ना, ठीक है, तो उसको जो है वो बिल आता था 100 यूनिट का, तो अब उसमें आप उसको 100 को 7 से ज़रब देंगे तो 700 रुपया उसका जो है वो इजाफी बिल आएगा। अच्छा, 750 रुपये तक। ठीक है, ठीक है। जिसका अगर मैं मिसाल के तौर पर कह सकता हूँ कि जिसका अगर बिल 3,000 आता था, हाँ, ठीक है, अब उसका बिल आएगा कम बेश 4500 5,000 तक उनका बिल जो है वो अच्छा, मतलब जिनका 3,000 आता था उनका 5,000 हो जाएगा, 4,000 से 4500 के दरमियान जो है ना वो उनका बिल आएगा। जिनका 10,000 आता था उनका कोई 12-13,000 हो जाएगा। 200 यूनिट वाले का 10,000 तो आता नहीं था ना, 200 यूनिट का जरा बिल थोड़ा सा नीचे रहता ना, 200 यूनिट का, अब उसका 10,000 से ऊपर जाएगा। अच्छा, 200 यूनिट से जो ऊपर वाले लोग हैं, हाँ जी, 200 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा, अब उसका बिल देखिए 1 यूनिट पे 7 रुपये 12 पैसे इजाफी चार्ज होगा। अगर 22 रुपये का यूनिट था तो अब वो 23 रुपये का यूनिट था तो अब वो 30 रुपये का यूनिट सारफ को पड़ेगा। ठीक है, अब एक 23 रुपये का यूनिट था, एक 30 रुपये का यूनिट था, तो 200 यूनिट को 1400 रुपये घुमा दिया है कि ये क्या यूनिट वाले को 1400 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएं, आप क्योंकि लेस्को की बीट करते हैं तो आप जब उधर ऑफिस में जाते हैं सर्वे करने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग आ रहे होते हैं भारी भरकम बिलों से परेशान होते हैं, तो वो क्या सूरत हाल होती है, किस तरह वो बिल भरते हैं, क्या बताते हैं? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक कंज्यूमर आया, उसने इंस्टॉलमेंट करवानी थी बिल की। इंस्टॉलमेंट पे पाबंदी है जो बड़े जो करंट बिल के इंस्टॉलमेंट पे पाबंदी है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो घरेलू सार्फिन का हो, डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो, कोई भी हो, करंट बिल पे पाबंदी है, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही। तो वो बंदा वो कंज्यूमर मुझे बता रहा था, कहता है यार मैंने ना मेरा बर्फ़ का कारखाना है, तो मैंने बड़ा अच्छा मेरी जो है ना वो इनकम हुई गुज़िश्ता माह। मैंने कहा यार ठीक है, फिर तो आपको पूरा बिल जमा करवाना चाहिए। उसने कहा भाईजान मेरा पूरा इरादा था कि मैं पूरा बिल जमा करवाऊँ, पिछले माह मेरी बड़ी अच्छी इनकम हुई है, ठीक है, मगर अब जो मुझे बिल आया ना, वो मुझे उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जितना आया ना, उतनी मैंने सारा साल इस पर जो है ना वो कमाई की है। अच्छा, ठीक है ना, यानी कि मेरी आमदन हुई है 30 से 32 लाख रुपए और बिल मुझे आया 48 लाख रुपया। अब मैं यहाँ तो जो है वो फैक्ट्री बेचूंगा या इसकी किस्त करा के जमा कराऊंगा, इसके अलावा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे बड़ी इस वक्त जो आवाम के लिए मुश्किल सिचुएशन है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल सार्फिन की, कमर्शियल सार्फिन की, एक साथ पे पाबंदी, एक साथ पे पाबंदी लगा दी गई। एक तरफ तो एक साथ पर पाबंदी लगा के लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अपना रेवेन्यू कम किया है, अपनी जो उनकी यानी कि अगर फर्ज करें मेरा 40 लाख रुपया बिल है, मेरे पास 30 लाख मौजूद है, तो मैं वो किस्त करवा के वो एटलीस्ट दे दूंगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, तो वो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ, मेरा वैसे ये मुतालबा है कि एक साथ वाले को, साथ वाला जो है ना वो आम को थोड़ा सा रिलीफ दोबारा देना से चाहिए, बहाल कर दिया जाए ताकि आवाम को थोड़ा बहुत एटलीस्ट रिलीफ ज़रूर मिले। हमारे साथ राना फहद मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बिजली की कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग पहनावे के हवाले से, क्योंकि अब आगे जैसे ही सितंबर ख़त्म होना है, अक्टूबर शुरू होना है, तो ट्रांजिशन हो जानी है वेदर की, सर्दियों की तरफ हमने जाना शुरू कर देना है। तो उसमें हमने किस तरह के कपड़े पहनने हैं। दूसरा ये कि आजकल आपको पता है कि जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो उसके बाद से जो शादी का सीज़न है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो आजकल शादियाँ भी बहुत सारी चल रही हैं, तो उनमें कौन कौन से ट्रेंड्स आजकल इन हैं उस पर हमने बात करनी है। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ड्रेस डिज़ाइनर मौजूद है सायरा रिजवान, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सायरा जी, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो बताइए कि आजकल जिस तरह वेदर थोड़ा सा चेंज होने की तरफ जा रहा है, अक्टूबर जैसे स्टार्ट होगा हम सर्दियों की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, थोड़ी सी खुनकी आ जाती है, रातें भी। हाँ। तो उसमें किस तरह के आपको लगता है कि इस दफ़ा सर्दियों में हमारा ट्रेंड जो है वो आने वाला है?
अच्छा, सर्दियों का जो फैब्रिक है मोस्टली वो तो अभी कैमरिक हो गया, खद्दर हो गया, अच्छा, लिलन स्टार्ट होगा, और उसके अलावा स्टोन लिलन आजकल एक आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो वेदर है, आपने फेस्टिव जैसे ओकेजन का कहा, तो फेस्टिव में तो हमारे शिफॉन भी चलते हैं और ऑर्गेन्जा भी होता है, तो फैब्रिक जो भी होता है प्योर भी बहुत अच्छा चल रहा है, और सिंथेटिक में रॉ सिल्क है, बिकॉज एक वो अच्छी फील देता है, पहन के आपको थोड़ा सा फेस्टिव लुक देता है। तो ऑर्गेन्जाज, इवन नेट्स भी चलती हैं, लेकिन वो शादियों में, और फिर आगे जाके दिसंबर में वेलवेट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो जाएगा। अच्छा। वेलवेट में हमारी क्वालिटीज़ भी इतनी अच्छी आ रही हैं, बिल्कुल स्मूथ और फाइन वेलवेट। अच्छा, जैसे शादियों की चले बात कर ही रहे हैं, तो उसमें लोग डिमांड क्या कर रहे हैं ख़ासतौर पर सायरा जी, किस तरह की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं? बहुत मतलब कैजुअल वेयर जिसमें आ जाए, जिसमें वो मतलब किसी पार्टी में भी जाना है तो वो चीज़ पहन लें, ये ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला ना हो, ज़्यादा उसके ऊपर काम शाम ना हो, किस तरह के लोग डिमांड कर रहे हैं आप? अच्छा, वेडिंग के लिए तो लोग ज़्यादा काम वाला ही मांगते हैं, और उसमें ज़्यादा काम हो, अच्छे कलर्स हों, क्योंकि वेडिंग्स आके दिसंबर में जाके विंटर वेडिंग्स दिन की हो जाती हैं, तो दिन में लोग लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। उसके अलावा सिल्हवेट्स में अगर देख लें तो वो भी ट्रांजिशन एक होता है कि आपने वलीमे वाले दिन ज़्यादातर लोग साड़ियाँ पहनना, और आजकल ग्लिटर का बहुत रुझान है, तो वो सीक्वेंस वाली साड़ी और सिरोस की स्टोन्स हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं ऑर्गेन्जा पे। तो स्टोन वर्क विद ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न, तो लोग ये पसंद करते हैं कि वलीमे के दिन हम ज़रा मॉडर्न अटायर पहन लें और बारात वाले दिन ट्रेडिशनल पे जाएं। मतलब तो फ्यूजन चल रहा है। एग्जैक्टली। फिर शेंदी है, उसके अंदर इंडियन लुक, बॉलीवुड लुक टाइप हो जाती है, थोड़ा लहंगा चोली एंड उसके साथ। तो जितने ओकेजन्स होते हैं उसी लिहाज से डिक्टेट होता है कि आप क्या पहनेंगे, क्या कलर्स यूज़ करेंगे। ब्लैक इज़ वन कलर वो जो शादियों पे नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन अभी वो बहुत पहना जाता है विद कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, लाइक तो वो, और ब्लैक पे आपको पता है हर कलर और हर एम्ब्रॉयडरी उठती है, तो वो मेहंदी में भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर उसके साथ हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे गोटा हो गया, और सुच्चा गोटा है, पर्ल्स हैं, इन सब चीज़ों का काम, स्टोन्स का काम। आपको लगता नहीं है ये बहुत पुराने हमारे जो कपड़े होते थे या हमारे बड़ी जो पहनते थे, अब वो दोबारा से काम वापस आ गया है सारा? एग्जैक्टली। काम तो आपको पता है कि पहले रिफाइनमेंट इतनी नहीं थी, अभी वही चीज़ें हैं, लेकिन उनको बड़ा रिफाइंड बारीक तरीके से काम उसको किया जाता है, और ट्रेडिशंस तो दोबारा आ रहे हैं 20 ईयर्स के बाद, डिकेड में चेंज हो जाते हैं। तो आपको पता है कि वो सारे एलिमेंट्स, गोटा, कनारी और वो सारे, जैसे अभी सिल्वर्स में भी देख लो, वो छोटी शलवार, खुले पांचे और वो चल रहे हैं। तो जब भी रिवाइवल ऑफ कल्चर होता है तो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं शादी के दिनों में, तो हमें अच्छा लगता है कि हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ें पहने, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज देखें, लेकिन उसके साथ वलीमे वाले दिन ज़रा मॉडर्न हो जाता है, मॉडर्न या फ्यूजन की तरफ हम चले जाते हैं। तो कलर्स एक तो चले, अगर वलीमे लुक करनी है तो उसमें आपको पता है पेस्टल कलर्स या लाइट कलर ज़्यादा लोग जो है ना वो डिमांड करते हैं। ओवरऑल अगर सर्दियों में इवेंट्स की बात कर लें तो उसमें किस तरह के कलर्स जो है ना वो आगे इन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है? ओवरऑल आप अगर जो विंटर, क्योंकि अभी मैंने आज से विंटर कलेक्शन पे सब डिजाइनर्स ने काम करना शुरू कर दिया हुआ है, वर्किंग ऑन इट, एग्जैक्टली, क्योंकि हमने अक्टूबर में लॉन्च करना होता है, तो हमने बिल्कुल उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और मोस्टली तो मैं ज़्यादातर वेलवेट पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इतना बहुत ज़्यादा कैजुअल्स नहीं होते, तो लेकिन लिलन भी है उसके साथ, और हम कॉर्ड सेट्स पे बहुत काम कर रहे हैं अभी, और उसमें पता है निटेड बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि सर्दी लाहौर में और ओवरऑल भी जब, लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा है कि भाई गर्मी ने रिवर्स गियर लगा लिया, दोबारा वापस आ गई है। लेकिन अभी बिल्कुल अभी आजकल के दिनों में रिवर्स है, वो 1 अक्टूबर के 10 डेज ऐसे ही रहता है। लेकिन जब आप 10-15 दिन जो कड़ाके की सही सर्दी होती है, तो उसमें आपको निटेड वुलन कपड़े और कॉर्ड सेट्स बहुत ज़्यादा इन होने वाले हैं, और वो उन्हीं में ही आप लॉन्ग भी आप देखेंगे सिल्हवेट्स, वो भी आएंगे, तो उसके साथ स्कार्फ्स कॉम्प्लीमेंट करें, न्यूट्रल टोन्स के साथ, डार्क टोन्स के साथ वो आप करें, जैसे बर्गंडीज में जाएं आप, बेजेस में जाएं। ऑफ वाइट इज़ वन कलर जो विंटर में नहीं सोचते थे, लेकिन वो इतना एलिगेंट लग रहा है, बेज, एग्जैक्टली, बेज, ऑफ वाइट्स, एंड देन कोऑर्डिनेटिंग योर पर्स एंड वो उसके साथ स्कार्फ, तो वो बहुत अच्छे लगे। अच्छा, दूसरा मुझे फिर ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि पिछले 2 सालों से फ़र्क पड़ा है महंगाई का, तो क्लाइंटेज या ये
इनमें भी फ़र्क पड़ा है, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, क्या हुआ है? हाँ, बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क, लोगों के शॉपिंग पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। हाँ, बहुत कम हो गया। अच्छा, बहुत कम हो गया पहले से, और लोग अब रिक्वायरमेंट की तरफ जाना शुरू हो गया। पहले तो ये होते थे कि एक्सेस ले लो, हाँ। जो भी पसंद आया उठा लो। हाँ। अब लोगों को है कि अगर वो स्पेसिफिक इवेंट्स हैं तो उसके लिए हमें चाहिए। अच्छा। और कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो लॉन्गर ओकेजन पे चल सके, कि एक दफ़ा हमने पहन ली तो उसको थोड़ा चेंज करके या किसी और चीज़ के साथ मिक्स मैच करके हम दोबारा भी पहन सके। क्योंकि अभी तो ग्रॉसरीज और घर के बिजली के बिल एग्जैक्टली बिजली के बिल, गैस के अभी आप सर्दियों में देखेंगे बिल। तो जब ये इतनी ज़्यादा लोग नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे तो आपको पता है कपड़ों की तरफ थोड़ा रुझान ऑब्वियसली इफेक्ट किया है। क्योंकि खवातीन के बारे में तो ये है ना माइंडसेट के, खवातीन जो मर्जी हो जाए वो सेविंग्स करके वो कपड़े ले लेती हैं, लेकिन क्या क्लाइंटेज में कमी आई है, इसका मतलब है? हाँ, बिल्कुल कमी आई है, लेकिन फिर भी लोग जो फंक्शंस होते हैं वो तो फिर मजबूरी होती है। हाँ। उसमें तो आप रिपीट नहीं कर सकते, वो आप लेडीज़ जो है कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो सेम ड्रेस पहने, तो ऑफ कोर्स वो उसमें जाती हैं। लेकिन ये है कि रुझान कम हुआ है, प्राइसिंग की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है। हाँ, इस महंगाई की वजह से इस इंडस्ट्री में भी, ख़ासतौर पर जहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग की जा रही होती है, लोगों तक वो चीज़ पहुँचाई जा रही होती है, तो उनके भी जो क्लाइंट्स हैं वो कम हुए हैं प्राइसेस की वजह से या महंगाई की वजह से। तो जनाब, हम आपको बता रहे थे कि आपने सर्दियाँ आनी हैं या ट्रांजिशन ऑफ पीरियड, ट्रांजिशन ऑफ वेदर भी होएगा, तो उसमें आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं? शादी सीज़न चल रहा है तो उसमें आपने किस तरह के कपड़े पहनने हैं? सायरा रिजवान हमारे साथ मौजूद थी, ड्रेस डिज़ाइनर हैं। सायरा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या ही आगाज़ किया है। रुहेल वकास हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर और मुख्तलिफ़ शोज़ में आप उन्हें देखते हैं। अपनी गायकी के जो उभरते सितारे हैं, यंग टैलेंट हैं और क्या ही खूबसूरत गाते हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी करानी है। रुहेल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और बहुत अच्छा गाया आपने। और उनके साथ साथ गिटारिस्ट भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, असलम है उनका नाम। तो रुहेल, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें आपसे जान चुके हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया और कितने साल हो गए आपको गायकी की दुनिया में। थोड़ा सा बताएं कि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सबसे पहले उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिस पे काम कर रहे हैं आप? अभी मैं लास्ट कश्मीर में शूट करके आया हूँ। अच्छा। मेरे 2 गानों का वहाँ पे शूट किया है। अच्छा। तो एक मेरे अपने ऑफिशियल थे, एक कह दो ना, और एक आदत सॉन्ग है, उसको मैंने रिमिक्स किया था, कुछ लिरिक्स चेंज किए थे, उसका भी शूट वहाँ पे किया है। वाह जी वाह। तो इंशाल्लाह जल्द वो आ रहा है। एक फिर मैंने एक पंजाबी मैशअप है कि वो किया है, उसको भी रिलीज, तो 3 गाने मेरे आ रहे हैं। अच्छा, नए जो है ना वो अभी रिलीज़ नहीं किए हैं आपने? अच्छा, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। वाह जी वाह। तो कब से ही इसके ऊपर काम कर रहे थे, कितने देर में जो है ना ये आपने कंप्लीट किए हैं? जो पंजाबी सॉन्ग था उसका मैंने यहाँ पे वीडियोस लाहौर में किया है, ठीक है। बाकी कश्मीर में हमारे 4 दिन लगे थे वीडियोस, मतलब के वीडियो करने में। सही। तो वहाँ पे तो माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन है, फिर वो जितनी भी हम लोकेशन पे जाते हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत लोकेशन वहाँ पे बेशक ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा शूट हुआ, इंशाल्लाह जल्द वो भी रिलीज होगा। चलें जी, दैट्स गुड। तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, या अगर अपनी ये पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ से कोई आपको लगता है कि यंग टैलेंट को मौका मिल रहा है वहाँ पर जाके अपना टैलेंट दिखाने का? जगह बन रही है वहाँ पे कि अभी भी नहीं बन रही है? फीडबैक तो हमें लाहौर न्यूज़ से अच्छा मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि जो यहाँ पे यंग टैलेंट की बात की जाए, यहाँ पे पता क्या बात है, यहाँ पे आप किसी बड़े ख़ानदान में से, या आपका कोई बाप बेटा कोई स्टार है या बड़ा सिंगर है, गुलकार है, उनके आगे से जो मतलब के बेटे हैं, फिर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, लेकिन जो एक नॉन पर्सन है उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में उस तरीके से, जैसे आप इंडिया में देख लें कि वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे न्यू टैलेंट जो होते हैं ना, यंग टैलेंट, उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो फिर आप ये देखें कि जब उनको मौका मिलता है, वहाँ से जो लोग फिर अपनी अच्छी पोजीशन लेके निकलते हैं, ठीक है, फिर उनकी कोई लाइफ चेंज हो जाती है।
तो उस तरीके से हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जाते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं कि आप आके अपनी जगह बनाएं। लेकिन हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए, यंग टैलेंट के लिए मौजूद हैं कि आप यहाँ पर आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं लोगों तक, तो फिर आपको अच्छे से अच्छा फीडबैक भी ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो रुहेल, जाते जाते एक और गाना आपने हमें सुनाना है, तो वो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते रुहेल के ऊपर हम छोड़ते हैं। जनाब, क्या सुनाने वाले हैं रुहेल? एक बहुत पुराना गाना है आतिफ का, वो मैं सुनाता हूँ। चलें जी।